नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं धीरेन्द्र। मेरे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, शायद इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर कार्यक्रम का कुछ सिद्धांत होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके तहत परिचय देना अनिवार्य है। मेरे बगल में बैठे हुए शख्स नाम अभ्यानंद, पूर्व डीजीपी बिहार, एक जाने माने शिक्षाविद, एक जाने माने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी। हम शिक्षा के विषय पर बात करने नहीं आए हैं। आज हम सर से समझना चाहेंगे पुलिसिंग पर। और ये सवाल, ये डिस्कशन, ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए हुआ है कि हाल के दिनों में पैन इंडिया, पूरे देश भर में पुलिस का दो चरित्र देखने को मिला, या पुलिस के कार्य करने की शैली में दो तरीके की चीजें देखने को मिली। एग्जाम्पल लेते हैं बिहार का। बीजेपी की रैली हुई, कटिहार केस हुआ, उसके पहले छात्रों का केस हुआ, पुलिस ने बेदर्दी से दौड़ा दौड़ा के प्रदर्शनकारियों को मारा। कल की भी घटना है, एक जाति विशेष के लोग अपने कुछ मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने न सिर्फ मारा बल्कि बिलो बेल्ट, एबव द वेस्ट मारा गया। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस को कमर से नीचे प्रहार करना चाहिए आंदोलनकारियों पर। हम सर से समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या सर पुलिस अपना आपा खो दे रही है आंदोलन को लेकर, या निर्देश ऊपर से होता है? इस केस में क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने जब तक पुलिसिंग की और लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग जब भी मुझे मौका मिला करने का, तो मैंने अप्लाई किया अपने लॉ को और अपने विवेक को। क्योंकि जब एज ए पुलिसमैन मैं कोई ऑपरेशन में हूँ, वो चाहे नक्सल ऑपरेशन हो या लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग का ऑपरेशन हो या कोई क्राइम डिटेक्शन का ऑपरेशन हो, तो मैंने अपने साथ तय कर लिया था कि ये मैं किसी दूसरे के विवेक से नहीं करूँगा। जब भी इस्तेमाल होगा तो मेरा विवेक इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर अच्छा हो गया तो मेरा क्रेडिट है और ख़राब हुआ तभी मेरा ही डिस्क्रेडिट है। तो सर, आप जो बोल रहे हैं, अगर इस चीज को हम आधार मान लें तो फिर जो कुछ भी होता है, जो देखने को मिल रहा है, वो वहां पर जो पदाधिकारी मौजूद हैं उनके विवेक का मसला है, वो अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली जो आप इसको एक पैरेलल स्थिति लीजिए स्टेट के फंक्शनिंग में। हेल्थ डिपार्टमेंट एक विभाग है जी। अगर मान लीजिए कोई बीमार हो कर के बड़े मंत्री जी पहुंच गए अस्पताल में जी, और मुख्यमंत्री पहुंच जाएं सर्जरी ओटी में और कहें सर्जन को कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ऑपरेशन कीजिए, तो क्या स्थिति होगी? सर इशारा आप कुछ और कर रहे हैं। फिर इसका मतलब ये है मैं कि कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी प्रोफेशनल एक्टिविटी होगी जी, तो जो प्रोफेशन का इंचार्ज है, जो उस धंधे को करता है, हाँ, वो अपना निर्णय लेता है स्पॉट पर। आप ये निर्णय ले सकते हैं कि इनसे हम ऑपरेशन कराएं या नहीं कराएं, ये आप निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार जब निर्णय हो गया कि इनसे ऑपरेशन कराना है, देन फॉरगेट इट। तो फिर वो जो प्रोफेशनल आदमी है वही करेगा ऑपरेशन। तो फिर ऐसा भी होता है क्या कि ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट पहुंच जाए और वो कहे कि ऐसे ना ऐसे किया जाए? नहीं हो सकता है। जो ऑपरेशन कर रहा है वही डिसाइड करेगा। और इसका जो मैं आपको पैरेलल बता रहा हूँ, ये हुआ कि जब ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति है जो स्पॉट पर है, वो निर्णय लेता है, पीछे से कोई नहीं निर्णय ले सकता है। टेलीफोन करके कोई नहीं कह सकता है कि आप इसको कीजिए ऐसे और उसको मत कीजिए वैसे। इनफैक्ट उस प्रोफेशन का भी आदमी होगा तो पीछे से नहीं गाइड करेगा। अगर गाइड करना हो ऑपरेशन के दौरान, उसको आना होगा वहाँ और वहाँ आकर के फिर ऑपरेशन को करना होगा। तो आप जो कह रहे हैं, अगर उसको माना जाए तो फिर ये निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं या पहुंचते हैं कि जो भी वहां पर पदाधिकारी डिप्यूट हैं, उनका विवेक या उनका अपना जो उस समय स्पॉन्टेनियस उन्होंने जो फैसला लिया, उस फैसले के आधार पर वो लाठी चार्ज करते हैं या गोली चार्ज करते हैं। कानून में भी यही लिखा हुआ है।
बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा आते हैं, अगर जो मान लीजिए कि भीड़ को मैनेज करने के लिए लाठीचार्ज या गोली चार्ज करना ही है, तो फिर जो हम लोग जानते हैं, पब्लिक जो आमतौर पर समझती है कि पुलिस कभी भी कमर के नीचे मारती है, कमर के ऊपर नहीं मारती है। हाल में देखा गया, चाहे वो भाजपा की रैली हो तो एक कास्ट विशेष की रैली हो रही थी, तो पुलिस का जो डंडा है वो कमर से ऊपर चल रहा है। ऐसा क्यों होने लगा? सीआरपीसी को अगर आप पढ़िएगा तो लाठीचार्ज कहीं शब्द ही नहीं है, फोर्स शब्द है। और उस फोर्स को अगर परिभाषित आप करके देखेंगे लॉ में, सीआरपीसी, हम लॉ की बात कर रहे हैं, रेगुलेशंस की बात नहीं कर रहे। जी जी जी। रेगुलेशंस लॉ के नीचे आ जाता है। उसमें शब्द है सिविल फोर्स होना चाहिए, क्रिमिनल फोर्स नहीं होना चाहिए। वो फोर्स एज लिटिल एज पॉसिबल होना चाहिए, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। एज लिटिल एज पॉसिबल से क्या तात्पर्य है? ये जो विवेक है मैजिस्ट्रेट का, ये लॉ जो है ये बना हुआ है मैजिस्ट्रेट के लिए। अच्छा। मैजिस्ट्रेट माइंड अप्लाई करेगा कि अब हम ये फोर्स इस्तेमाल करने के स्थिति में हमको करना पड़ेगा, तो वो आदेश देता है पुलिस को। अगर वो नहीं है वहाँ, तो मैजिस्ट्रेट की जगह पर जो एसएचओ है, स्टेशन हेड ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, वो भी अगर नहीं है तो जो पुलिस ऑफिसर, सिर्फ सिपाही तो नहीं रहते हैं वहाँ, पुलिस ऑफिसर भी खड़ा रहता है जी, जिस रैंक का भी हो, उसको करना होगा। राइट। ये जब एक बार वो मैजिस्ट्रेट या एसएचओ या एएसआई ले लेता है, तो जो ऑफिसर आगे बढ़ा फोर्स इस्तेमाल करने के लिए, उसको डिसाइड करना होगा कि वो अगर एज लिटिल में उसको लगता है कि गोली भी चलाने की आवश्यकता पड़ गई है, तो फिर ये सब खत्म। उसके बाद फिर आप आ जाइए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। अच्छा। जब आप गोली चलाते हैं तो आपको कोई एडिशनल पावर्स नहीं है सिवाय राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के। प्राइवेट आदमी भी गोली चला सकता है, लेकिन तब उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आना पड़ेगा, जो आईपीसी का एरिया है। आप आइए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में और एक्सप्लेन कीजिए कि यू वर अंडर एन इमिनेंट थ्रेट ऑफ डेथ, तो आप गोली चलाइए। मतलब आपको पुलिस बल को अपने जान का खतरा था, आत्मरक्षार्थ उसने गोली चलाया। आत्मरक्षार्थ होगा, और उसके बाद वो फिर एज लिटिल तो नहीं रहा फिर। ठीक, तो वो गोली चलाने में भी कुछ ऐसा प्रावधान है क्या कि कमर से नीचे ही गोली चलाया जाए या कमर के ऊपर गोली चलाया जाए? क्योंकि जो गोली चलाने वाला फोर्स है वो ट्रेंड है, उनको गोली चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, उनको पता है कि हम किस रेंज पे गन रख रहे हैं, ये गोली कहां तक जा सकता है। अमूमन तो आम आदमी से ज्यादा समझ है उनको बंदूक के बारे में। तो फिर कटिहार की घटना, गोली शरीर में लगी, हेड में लगा, ऊपर कमर से ऊपर लगा और स्पॉट डेथ हो गया। तो ऐसा भी कोई उनकी बाध्यता है क्या? ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है कि कमर से नीचे गोली मारा जाए? प्रश्न आपका बिल्कुल माकूल है। गोली चलानी है, और आप जब आप गोली चलाइएगा तो यू आर ऑलमोस्ट अश्योर्ड कि इससे बहुत फेटल इंजरी हो जा सकती है, ये आप अश्योर्ड है जी। फेटल इंजरी डेथ तक जा सकता है जी। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये डेथ तक जा सकता है। डेथ तक ले जाने की स्थिति जब आएगी तो आपको यू आर अंडर इमिनेंट थ्रेट ऑफ डेथ योरसेल्फ, ये आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि हम अपने ही मर जाते वहाँ, अगर हम उस पर गोली मर्डर करने की, मतलब उसको मार देने की स्थिति तक नहीं आते। मान लीजिए हम पैर में चलाया, उसके बावजूद भी हमको लग रहा है कि वो हमको मार देगा, देन आई एम परफेक्टली विद इन माई राइट, बट ये ओनस आपके ऊपर आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न मेरा है सर, कुछ घटना देखते हैं जहां पर पुलिस हद से ज्यादा बर्दाश्त करती है। मैं फॉर एग्जाम्पल रिसेंट एग्जाम्पल में दे रहा हूं, दरभंगा में एक केस हुआ है, अखबार खबर के माध्यम से आपको भी जानकारी होगी या किसी अपने सोर्स से भी जानकारी होगी, और बहुत भयानक केस हुआ। एक डेड बॉडी को जलाने को लेकर विवाद हुआ, लेकिन वहां पर पुलिस जबरदस्त सहिष्णुता का परिचय देती है। लेकिन वही दूसरे जगह पर देखते हैं जहां पर पॉलिटिकल मामला होता है, या जहां पर
इस केस से अलग जो पुलिस का चरित्र हम देखते हैं, वहां पर पुलिस तुरंत मतलब खुल जा रही है, मार पर उतारू हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए, हम आपको थियोरेटिकल बात बता सकते हैं, उसको पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो तो उसके फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा भी तजुर्बा है लॉ एंड ऑर्डर हैंडल। हम सर आपके तजुर्बा को समझने आए हैं, कानून तो सर किताब में लिखी हुई चीज है, वो समझाने वाले। इंडिविजुअल केसेस हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि हमको अब एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। हरियाणा में एक घटना हुई, होम गार्ड के जवान को गोली लगी, 2 होम गार्ड का जवान मारा गया है। टोटल डेथ जो है वो बताया जा रहा है कि 6 हो गया। लेकिन वहां पर भी पुलिस जबरदस्त सहिष्णुता का परिचय दे रही है। एग्रेसिव भीड़ है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस चाहती तो गोली चला सकती थी, लेकिन पुलिस की गोली से एक भी मर्डर रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि एक एजिटेशन पर पुलिस उग्र हो जा रही है और दूसरे एजिटेशन पर पुलिस कंट्रोल में रहती है। ऐसा आखिर होता क्यों है? ये क्या वहां के जो अधिकारी हैं उनका टेम्परामेंट होता है या फिर कहीं से कुछ निर्देश होता है? ये अनुभव के आधार पर आप बताइए। मैं आपको अपनी बात बता सकता हूँ। 37 इयर्स पुलिस में रह के और विभिन्न सिचुएशंस देख के, एक पुलिस ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन में अगर वो पुलिस ऑफिसर SHO एंड अबव रैंक का है, SP है, तब तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लॉ एंड ऑर्डर को बिना फोर्स के हैंडल कर सकता है और हमने इसको करके देखा है बहुत भयानक सिचुएशंस में, और बिना किसी फोर्स के हैंडल करके देखा है। मेरे पास भी वेपन नहीं था, मेरे पास कोई सिपाही जी भी नहीं था, और 10-10 हज़ार का मॉब है, वायलेंट हो रहा है। ये कब की घटना रही होगी? 2006-07। कहाँ का ये था? कुछ थोड़ा बताइए दर्शकों को, या पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग देखे उनको भी पता चले कि सिचुएशन कैसे हैंडल होता है। ऐसे अनेकों केस हैं, हम आपको बता सकते हैं, बट हम आपको उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जो वन थिंग दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, उस पुलिस ऑफिसर का अपना इमेज। वही डिसाइड करता है कि गोली चलेगी कि नहीं चलेगी। ये लॉ में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये लॉ में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इमेज ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर, जो क्राउड वहाँ है, अगर वो लोकल क्राउड है, दूसरे स्टेट से कोई क्राउड चलाएगा तो फिर शायद नहीं लगेगा। लेकिन एक SP होता है तो उसको उस जिला का हर व्यक्ति जानता है। आप जिससे बात कीजिएगा वो देखा नहीं होगा, SP को बोलेगा कि ये तो चोर है, ये तो ठीक आदमी है, ये बतवा सुनता है, ये नहीं सुनता है। एवरी बिट ऑफ यू। सुबह आप नाश्ता क्या करते हैं वो भी उसको मालूम है, वो नाश्ता कहाँ से आता है वो भी उसको मालूम है। तो जब आपके बारे में हर चीज़ मालूम है तो आपका इमेज है, और वो इमेज अगर सही है, आप किसी भी बद सिचुएशन में खड़ा होकर के हैंडल कर लीजिए, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। फिर आप लगाइए, लाठी लगाना हो, गोली लगाना हो, जो मारना हो मारिए। अच्छा, एक और प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, इस तरीके की बात होती है या ऐसे भी डे बाय डे पुलिसिंग में आप तो रहे हैं, शासन का कितना इंटरफेरेंस होता है? कि कुछ डायरेक्शन होता है केस विशेष को लेकर, मॉब विशेष को लेकर? व्यावहारिक तौर पर डायरेक्शंस तो मिलते होंगे, लिखित में भले ना मिले, फोन पर तो ऐसा डायरेक्शन डायरेक्टली मिले या नहीं मिले, कैजुअली कुछ कमेंट कर देने पर तो लोग समझ ही जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो इस तरीके के क्राउड को हैंडल करने में वो कैजुअली कमेंट वाला कुछ असर होता है? ये असर तो आप जिस पॉलिटिशियन ने अगर उसको कैजुअली कमेंट कर दिया, उसने तो अपना काम कर दिया जी। उसको आप कितना ग्रहण करते हैं ये उस अधिकारी पर डिपेंड करेगा। जिसका इमेज बहुत बढ़िया होगा ग्रहण नहीं करेगा। अच्छा, अब इससे हट के एक इधर सवाल, आजकल पूरे देश में कहीं भी क्राइम हो रहा है तो एक खास तरीके के मॉडल का डिमांड होने लगा है। पंजाब से लेकर बंगाल तक, मिजोरम तक, साउथ में कहीं भी चले जाइए, क्राइम होता है, पब्लिक डिमांड करने लगती है योगी मॉडल, बुलडोजर लाओ, मतलब इमीडिएट एक्शन, और ऐसा एक्शन हो जो एक नजीर बन जाए। आप कितना सहमत हैं इससे?
आपको एक इंस्टेंस बताते हैं विदाउट नेमिंग इंडिविजुअल्स। एक इनफॉर्मल मीटिंग में थे, इनफॉर्मल मीटिंग के खाने पर इनविटेशन था, लोग बैठ के बात कर रहे थे। जी उस समय में एसपी थे, जी एक पॉलिटिशियन थे, बहुत सीनियर हो गए हैं, वो भी बैठे हुए थे, ही वॉज एमएलए। वो लंबी वार्ता किए हुए थे सबों के बीच में जी कि एसपी वो होता है जो एकदम खत्म कर दे सब क्रिमिनल्स को, क्राइम एकदम रुक जाएगा। हम भी गौर से सुन रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि नाम लेके, विधायक जी आप तो विधायक हैं, तो एक प्राइवेट बिल तो आप ला ही सकते हैं असेंबली में, आप इसमें अगर बहुत सीरियसली विश्वास करते हैं तो इस आशय का एक प्राइवेट बिल ले आइए असेंबली में। कहते मैं पागल हूँ, अगला इलेक्शन हमको जीतना है कि नहीं जीतना है? तो आप विश्वास भी करते हैं इसमें और उसको लेजिस्लेट उस लैंग्वेज में नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि हम जो चाहें वो लोग कर दें और कानून का प्रोटेक्शन उनको नहीं मिले। जब कानून बने असेंबली में तो एकदम बढ़िया से सब चीज़ ठीक ठाक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो, कोई अतिरेक नहीं हो जाए उसमें, ये सब देख के कानून बनाएंगे। लेकिन जब इम्प्लीमेंट हो तो पूरा अतिरेक के साथ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लेजिस्लेशन पहले पुलिस को वो अधिकार दे, वो सुरक्षा प्रदान करे, आप हमको अस्त्र दीजिए, तब बुलडोजर चलेगा, या आप हमको अस्त्र दीजिए, हम चला देंगे। आप कहिए कि अगर 302 का फलाना मुजरिम वांटेड है, मोस्ट वांटेड, या जो भी, ये लॉ का वर्ड नहीं है ये सब जी, मोस्ट वांटेड कुछ लिख देते हैं लोग जी जी, इसको हम लोग गोली मार देंगे, दीजिए ना, हम मार देंगे, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन आप नहीं लॉ में दीजिएगा तो हम नहीं करेंगे। तो यूपी में जो चल रहा है या जहां भी ऐसा चलता है, वहां कानून अधिकारियों को इतना संरक्षण दिए हुए? आई डोंट नो, हम नहीं जानते हैं कि यूपी का कोई हो सकता है लोकल लॉ, हम क्यों पढ़ने जाएंगे। अब बिहार में नहीं था इस तरह का, और लोकल लॉज लोग बनाते ही हैं, हमको भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। लेकिन हम इतना ही कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इफ ही स्टेक्स हिज नेक आउट देन ही शुड बी रेडी, क्योंकि जितने लोग हैं जो टॉप मैन हैं ये तो कहेंगे कि हमने तो कानून बनाया था, हम तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर रहे थे, हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया जो कलेक्टिव था, हमने असेंबली में पास कराया, लीडर ऑफ द हाउस बिल को एक्ट बन गया, वो सब कलेक्टिव था। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर कर रहा है उसकी तो अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप खड़े हैं, आप करा रहे हैं, वो बाय नेम्ड है, बाय नेम है। यू एक्स वाज लीडिंग द ऑपरेशन, he has to answer every question। इसलिए उसको कानून का संरक्षण चाहिए, बिल्कुल, अगर ऐसा काम कराना है तो। या ऐसे आप जो आदमी कानून बना रहा हो तो अपना संरक्षण बना लिया है, और जिसे इम्प्लीमेंट कराना है उसको छोड़ दिया कि तुम जाओ अपना स्टिक आउट करो, नेक पर कटवाओ अपना। अगर नहीं कटा तो मेरा फायदा, कट गया तो तुम गए। एक चीज आपके बारे में और है, जब आप वरीय पदाधिकारी हुए, आई थिंक कि एडीजी रैंक पर उस समय रहे होंगे, तब आपने बड़ा जोर दिया था एविडेंस को साइंटिफिकली प्रूफ करने का और साइंटिफिकली एविडेंस कलेक्ट करने का। yes। जी, उस समय इसके असर भी दिखा। अब क्या लगता है, बिहार में उस धारा पर काम हो रहा है या आपके जाते ही उन चीजों को छोड़ दिया गया? 31 दिसंबर 2014 के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में जो देखते हैं उतना ही जानते हैं। ना तो इच्छा है जानने की, रुचि नहीं है, टाइम भी नहीं है। आप प्रतिक्रिया देने से बचना चाह रहे हैं? नहीं, क्या करेंगे, हमको जानकारी ही नहीं है। अगर सोशल मीडिया देख करके प्रतिक्रिया देने लगे तब चूंकि आपने जो लकीर खींची थी, जैसे आज बुलडोजर का डिमांड पूरे देश में हो रहा है, मुझे याद है उस समय
देश के अन्य हिस्सों से भी इस चीज की डिमांड होने लगी थी कि साइंटिफिकली एविडेंस को कलेक्ट करो और साइंटिफिकली एविडेंस को प्रूव करो, ताकि कन्विक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम किसी चीज के पायनियर हुए हों और वो चीज अगर जो देश वाइज एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हो, तो आज पीछे मुड़ के देखने पर लगता है कि हाँ वो चीजें सही दिशा में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। पीछे मुड़ के हम क्यों देखें, आगे क्यों नहीं देखें जो पीछे देखें। मेरे आगे अब शेर भी पीछे मुड़कर देखता है, रेट्रोस्पेक्शन तो सिंहावलोकन है। जब तक वो शेर रहता है तब, जब हम वहाँ हैं नहीं तो फिर हम क्यों पीछे मुड़ के देखें। हम, मेरी जिंदगी बढ़ गई एक दूसरे दिशा में। I have moved on in life. Why should I go back and find out? आप हमसे मेरा तजुर्बा पूछेगा, हम बता देंगे। एक और प्रश्न है जो एक मेरे मित्र हैं उनके आग्रह पर मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप ही के समय एक केस हुआ था, गया में एक मर्डर हुआ था, सचदेवा बच्चे की हत्या हो गई थी। नहीं, मेरे समय में नहीं हुआ था, वो भी रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, वो भी रिटायरमेंट के बाद हुआ था। लेकिन उस केस में ये कहा गया था, या ऐसा पब्लिक डोमेन में ये बातें निकल कर आई थी कि पूरा एविडेंस जो है वो साइंटिफिकली कलेक्ट किया गया है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बावजूद इसके अभियुक्त बरी हुआ। कहीं तो लैकिंग रही होगी। ये जो इशू है ना, हमको बहुत तरीके से समझ में नहीं आता है। जुडिशियरी एक है, डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक ही कागज़ पर एक आदमी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, उसी कागज़ पर हाई कोर्ट उसको बरी कर देता है, और हो सकता है कि उसी कागज़ पर सुप्रीम कोर्ट उसको फिर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दे। तो इतना वेरिएशन अगर हो रहा है फाइनलिटी में, इनपुट वही है, प्रोसेसिंग हो रहा है बाय एट वन प्लेस बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, एट अनदर प्लेस बाय द हाई कोर्ट, दे ऑल बिलोंग टू जुडिशरी, सब लोग उसी लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। तो ऐसा कैसे हो जा सकता है कि 180 डिग्री पर चला जाए, ये मेरी बात समझ में नहीं आती है। ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है, हम इसको वियर्ड बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड द टॉप जुडिशरी शुड सिट डाउन एंड थिंक ये हो कैसे रहा है। एक जज जो है उसको एकदम क्लीन चिट दे देता है लोअर कोर्ट में, जी, और दूसरा जज उसको कहता है कि नहीं पक्का ये अभियुक्त है, इसको सजा मिलनी है। तो 180 डिग्री नहीं हो सकता, 2-4 डिग्री का अंतर पड़ सकता है। सर, ये बात सही बात है, लेकिन इतना डिफरेंस क्यों हो जाता है, और कोई नई बात नहीं आती। कोई नई बात नहीं है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि इनपुट डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक था और हाई कोर्ट में दूसरा हो गया है। नहीं, ये भी बात सही है। तो ये कैसे हो जाता है, ये हमारी समझ में नहीं। और दोनों जो इंटरप्रेट करने वाले हैं, दोनों कानून के ही ज्ञाता दोनों कानून, कोई ऐसा थोड़ी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, नहीं हुआ है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो हो कैसे जा रहा है। और ये एक आध केस में नहीं होता है, कंट्री में आप देखिएगा धड़ल्ले से हो रहा है। ये प्रश्न है, इस पर आपको भी विचार करना चाहिए, हमको भी विचार करना चाहिए, और जो व्यवस्थापक हैं उनको भी विचार करना चाहिए। और संकेत तो इस बात को लेकर भी है कि न्यायपालिका भी इस पर विचार करे कि वेरिएशन 180 डिग्री पर हो कैसे रहा है।